हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपने और हम लोगों ने अपवर्तनांक वाले टॉपिक को कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो में यानी कि भाग 5 में, इस चैप्टर के 5वें भाग में हम लोग कुछ प्रश्नों से शुरुआत करेंगे और फिर हम अगले टॉपिक पर यानी कि गोलीय दर्पणों द्वारा गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन को सीखेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले 5 प्रश्न हैं। उन 5 प्रश्नों के पहले कल जब हमने अपवर्तनांक वाली वीडियो देखी थी, उस वीडियो में मैंने एक टेबल को मिस कर दिया था। एक टेबल बनी हुई है जिसमें अलग अलग माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए गए हैं। अगर हम किताब में देखें तो किताब के आपके पेज नंबर 193 पर ये टेबल आपको मिल जाएगी, जिसमें वायु से लेकर हीरे तक विभिन्न माध्यमों के आपको अपवर्तनांक उपलब्ध होंगे। इस टेबल में अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक को आपको याद रखने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ आप एक बार इन्हें पढ़ लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसका अपवर्तनांक अधिक है या किसका अपवर्तनांक कम है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे प्रथम जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न है पेज नंबर 194 के। जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला प्रश्न है वो ये है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। तो यहाँ पर जो प्रथम प्रश्न है वो हमसे ये कह रहे हैं कि 2 माध्यम है। प्रथम माध्यम वायु है, द्वितीय माध्यम जल है, और एक प्रकाश किरण वायु से होते हुए जल के तल पर इस प्रकार आपतित हो रही है। हमसे पूछा जा रहा है कि ये अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर हटेगी। यहाँ पर हमें सबसे पहले एक अविलंब बना लेना है और अब हम ये पता करते हैं कि अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब की ओर से दूर हटेगी। तो हम ये जानते हैं कि वायु एक विरल माध्यम है जबकि जल एक सघन माध्यम है। तो जब भी हमने ये नियम सीखा है कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। तो हमारा उत्तर ये होगा कि इस परिस्थिति में वह प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाएगी और इस परिस्थिति में I का मान R के मान से अधिक, यानी कि I बड़ा आएगा R से, यानी कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक आएगा। तो बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमें ये कह रहा है कि प्रकाश वायु से चलकर प्रकाश का कांच में अपवर्तनांक जो है वो 1.50 है, ये हमें दिया गया है। और हमें ये भी दिया गया है प्रश्न नंबर 2 में कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो हमें कांच की उस प्लेट में जो वायु की प्रकाश की चाल होगी वो हमें पता करनी है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कांच यानी कि माध्यम के अपवर्तनांक का मान हमें 1.50 उपलब्ध है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमें उपलब्ध है और हमें यह सूत्र भी पता है, हमें v का मान पता करना है, यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल हमें पता करनी है। nm बराबर होता है c/v। nm का मान 1.50, c का मान 3 × 10⁸ बटे v का मान हमें प्राप्त करना है। हम इन दोनों मानों को पक्षांतरित कर देते हैं, v को इधर ले आते हैं और 1.50 को इस तरफ ले आते हैं। तो हमें v बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.50 मिलता है। 1.50 को हम 1.5 माने और आप ये जानते हैं कि 1.5 दुना 3 होता है, ठीक है ना। 3 का आधा 1.5 होता है, तो 1.5 का दुगुना कितना होगा, 3। तो हम सीधे इसको 2 बार कैंसिल आउट कर देते हैं। हमें फाइनली v का जो मान प्राप्त होता है, यानी कि कांच की प्लेट में प्रकाश की जो चाल प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बच्चों यदि हम प्रश्न नंबर 3 को देखें तो प्रश्न नंबर 3 हमें ये कहता है कि सारणी 10.3, जिस सारणी की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के मान को भी ज्ञात कीजिए। प्रकाशिक घनत्व अधिक उसका होता है जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, यानी कि यहाँ हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 दिया हुआ है और वायु का अपवर्तनांक सबसे कम 1.003 दिया हुआ है। तो हमसे जो प्रश्न पूछा था कि अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, तो अधिकतम प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम होगा हीरा, जो हमारे तीसरे का उत्तर हम लिखेंगे। अधिकतम जो प्रकाशिक घनत्व आएगा वो होगा किसका, हीरे का, और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व किसका होगा, वायु का। इनके मान आपके पास उपलब्ध हैं। 1.003 जो है वायु का है और 2.42 हीरे का अपवर्तनांक है। लेकिन ये प्रकाशिक घनत्व नहीं है, वो अपवर्तनांक है। लेकिन इन दोनों में संबंध है, जितना अधिक अपवर्तनांक होता है प्रकाशिक घनत्व भी उतना ही अधिक होता है। मैं आगे बढ़ता हूं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं, इनमें से प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से किसमें चलेगा। सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का आप लोग उपयोग कीजिए।
तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को वायु, बर्फ, जल से लेकर केरोसिन और तारपीन का तेल तक सभी के अपवर्तनांक उपलब्ध हैं। सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि इन तीनों में जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, और जिसका अपवर्तनांक जितना कम होता है प्रकाश की चाल उस माध्यम में उतनी ही अधिक होती है। इसका अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि चूंकि जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए उसमें प्रकाश की जो चाल होगी वो सबसे अधिक होगी। इसलिए इसका जो उत्तर है कि सबसे अधिक तीव्र गति से प्रकाश किस में चलेगा, तो सबसे अधिक तीव्र गति से प्रकाश जल में चलेगा। तो आपके जो चौथे प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा जल। चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवें प्रश्न का जो कथन है वो ये है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय क्या है? चलिए इस कथन का अभिप्राय जानने का प्रयास करते हैं। यदि मैं बात करूं अपवर्तनांक के सूत्र की, तो वो होता है NM बराबर C/V। आप ये बात जानते ही हैं। हमें यह कहा जा रहा है कि हीरे के अपवर्तनांक का मान 2.42 है, और आप ये जानते हैं कि प्रकाश की जो निर्वात में या वायु में जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और माध्यम में प्रकाश की चाल हमें इस स्थिति में वैसे पता नहीं होती है। तो यदि मैं इन दोनों का मान बदल दूं, पक्षांतरित कर दूं, तो मुझे V बराबर 1/2.42 गुणा 3 × 10⁸ मिलता है। वैसे ये 3 × 10⁸ किसका मान है? C का मान है। किसका मान है? C का, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल का मान है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कथन का अर्थ ये है कि हीरे में प्रकाश की चाल यानी कि V, वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि C का 1/2.42 गुना होता है। इस कथन का अभिप्राय क्या निकलेगा? मैं फिर से बता दूं, इस कथन का अभिप्राय यह निकला कि हीरे में प्रकाश की चाल यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/2.42 गुना होता है। दूसरा आसान कथन क्या है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। आप सभी जानते हैं कि अपवर्तनांक का सूत्र होता है C/V। वो किसका अनुपात होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। तो यदि मैं दूसरी तरीके से इस कथन का विवेचन करूं, इस कथन का अभिप्राय व्यक्त करूं, तो वो बहुत आसान होगा। वो ये होगा कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अर्थ ये हुआ कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 होगा। आई बात समझ में? बहुत आसान है ये। दूसरा अभिप्राय, पहला अभिप्राय तो मैं आपको बता चुका, दूसरा अभिप्राय एक बार फिर से बताता हूं कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय यह हुआ कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना होगा? 2.42 होगा। सिंपल, अनुपात से अपन ये सूत्र से याद रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन को। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि गोलीय लेंस या लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस की परिभाषा जो आपकी किताब के आधार पर हमने लिखी है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, यानी कि ये माध्यम पारदर्शी होता है, यानी कि इसके आर पार देखा जा सकता है। अब तक हम दर्पणों की बात करते थे जिनका एक जो सिरा होता था उस पर पॉलिश होती थी, एक हिस्से पर पॉलिश होती थी, जिससे दूसरा हिस्सा परावर्तक तल बन जाता था। हम उसके आर पार नहीं देख सकते थे, वो पारदर्शी नहीं होता था। किंतु लेंस पारदर्शी माध्यम होती है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। हो सकता है इसका कोई एक पृष्ठ गोलीय हो या दोनों पृष्ठ गोलीय हो। इस अवस्था में ये जो माध्यम है इसे हम गोलीय लेंस या फिर लेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेंस के प्रकार क्या होते हैं। तो लेंस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस होती है उसकी खासियत ये होती है कि उत्तल लेंस बीच से चौड़ी यानी कि फैली हुई होती है, जबकि उसके जो दोनों कोने होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं यानी कि नुकीले होते हैं। जबकि जो अवतल लेंस होती है उसका जो आकार होता है वो इस आकार का होता है कि वो बीच से पतली जबकि आस पास से फैली हुई होती है। तो ये उत्तल और अवतल लेंसेज होती हैं। इनकी कुछ विशेषताओं के कारण, जैसा कि हमने दर्पणों में भी देखा था, हम अब जब लेंसेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो दर्पण और लेंस में काफ़ी सारी समानताएं और विपरीत बातें भी हैं। तो दोनों को एक एक करके समझेंगे। जहां एक और हमने दर्पणों की कुछ विशेषताओं के कारण उन्हें अभिसारी तथा अपसारी के बारे में समझा था, उसी प्रकार हम लेंसेज को भी अपसारी और अभिसारी कह सकते हैं। ये जो लेंस होती है यानी कि उत्तल लेंस, ये अपने ऊपर आने वाली समांतरित प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देती है, एकत्रित कर देती है। और चूंकि ये ऐसा कर पाती है, एक बिंदु पर प्रकाश किरणों को एकत्रित कर देती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और उत्तल लेंस तो इसका मूल नाम होता ही है।
ये जो लेंस होती है यानी कि अवतल लेंस, इसकी खासियत ये होती है कि ये अपने ऊपर आपतित समांतरित प्रकाश किरणों को फैला देती है, यानी कि विभिन्न दिशाओं में इस प्रकार फैला देती है। तो चूंकि ये लेंस प्रकाश किरणों को विभिन्न दिशाओं में फैला देती है, इसलिए इस लेंस का नाम अवतल लेंस के अलावा अपसारी लेंस भी होता है। जी, तो हमने देखा कि जो उत्तल लेंस होता है उसे हम अभिसारी लेंस बोलते हैं, उसी प्रकार जो अवतल लेंस होता है उसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को फैला देता है, और फैला देने का अर्थ ही अपसरित करना होता है। तो चूंकि ये लेंस प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है, इसलिए इस लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो हमने लेंस को सीखा, लेंस के दो प्रकार जान लिए हैं। अब हम, जैसे हमने दर्पणों से संबंधित कुछ शब्दावलियों को सीखा था, उसी प्रकार इन लेंसों से संबंधित शब्दावलियों को भी सीखना हमारे लिए आवश्यक है। तो इन शब्दावलियों को हम एक एक करके समझ लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं गोलीय लेंसों या लेंसों से संबंधित शब्दावली को। जैसा कि हमने दर्पण में भी महत्वपूर्ण शब्दावलियां देखी थी, जिसमें हमने ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, द्वारक जैसी चीज़ों को देखा था। अब हम यहाँ पर भी लेंसों से संबंधित शब्दावली को समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, लेंसों से संबंधित शब्दावली जो है उसमें सबसे पहले शुरुआत होती है कि ये लेंस चूँकि दो पृष्ठों से घिरा हुआ है, इसलिए ये दो विभिन्न गोलों का हिस्सा होता है। एक गोला इस तरफ होगा, अगर इसको मैं पूर्ण करूँ तो, और एक गोला निश्चित रूप से इस तरफ होगा। इन दोनों गोलों के जो केंद्र होते हैं, उन केंद्रों को इस लेंस के वक्रता केंद्र कहा जाता है। यानी कि एक लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, इन्हें C1 तथा C2 से प्रदर्शित करते हैं। कई जगहों पर हम इसको 2F1 और 2F2 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि 2F1 और 2F2 इनको क्यों बोलते हैं वो मैं थोड़ी देर समय में बताऊंगा। अगर मैं बात करूं अवतल लेंस की, तो थोड़ा सा मैं इसको साइड में बना करके आप लोग को समझाता हूं। मान लेते हैं कि ये एक अवतल लेंस है और ये भी दो गोलों से मिलकर बनी होगी। अगर इसके एक गोले को अपन पूर्ण करें तो वो इस तरीके से, और दूसरे गोले को पूर्ण करें तो वो इधर पूर्ण हो पाएगा। तो इनके जो केंद्र होंगे, उन्हीं केंद्रों को इसके भी वक्रता केंद्र कहेंगे, और इन्हें C1 और C2 से प्रदर्शित करेंगे। जबकि हम चाहें तो इन्हें 2F1 और 2F2 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे C1 और C2 यानी कि वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र की दूरियां हम कहाँ से नापेंगे? तो किसी भी लेंस के मूल बिंदु को, मध्य बिंदु को, इसका प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है और इसे O द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक केंद्र को O द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों लेंसों में बिल्कुल मध्य में होता है, और यदि हम इन दोनों वक्रता केंद्रों की दूरियों को इनसे मिलाएं तो ये जो दूरी होगी, ये दूरियां वक्रता त्रिज्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? वक्रता त्रिज्या। तो ये जो दूरियां होती है वक्रता त्रिज्या होती है। यानी कि दो वक्रता केंद्र है तो वक्रता त्रिज्या भी दोनों तरफ होंगी, जिन्हें हम किससे प्रदर्शित करेंगे? R से। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या होती है जिसे कैपिटल R से हम प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसके बाद में हम द्वारक को समझ लेते हैं। द्वारक किसे कहते हैं? वहाँ भी जो दोनों अंतिम बिंदु होते थे दर्पण के, उनके बीच की सीधी दूरी के व्यास को हम लोग द्वारक बोलते थे। यहाँ भी द्वारक उसी प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो ये एक सीधी स्पष्ट रेखा होती है, सीधी सरल रेखा होती है, जो दोनों एंड्स को, दोनों अंतिम बिंदुओं को जोड़ती है लेंस के। यहाँ पर अंतिम पृष्ठ होते हैं और यहाँ पर अंतिम बिंदु होते हैं, तो उनको जोड़ने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको हम बोल सकते हैं द्वारक। चलिए, अगर मैं अब अगली बात करूं तो यहाँ पर हमने मुख्य फोकस को परिभाषित अभी नहीं किया है। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि किस प्रकार दो विभिन्न प्रकार के लेंसों को अभिसारी और अपसारी कहा जाता है, तो उनकी इन्हीं विशेषताओं के चलते हम उनकी दो शब्दावलियों यानी कि उनके फोकस को और परिभाषित करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप सारे बच्चों कि यदि हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को आपतित करवाते हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो जिन बिंदुओं से होकर गुजरती है या प्रतिच्छेद होती हैं, उन्हीं बिंदुओं को हम फोकस बोलते हैं। इस फोकस को हम F2 बोलेंगे, क्योंकि ये लेंस पारदर्शी होता है, इसके दो पृष्ठ होते हैं तो दोनों तरफ इसमें फोकस होता है। तो इस तरफ वाले फोकस को, बाईं ओर वाले फोकस को F1, जबकि दाईं ओर वाले फोकस को F2 से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं इस वाले लेंस की बात करूं तो ये लेंस अपने ऊपर आने वाले समांतरित प्रकाश किरणों को वैसे तो दो विभिन्न दिशाओं में फैला देता है, किंतु यदि उन प्रकाश किरणों को पीछे की ओर खींचा जाए तो वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिसे हम इसका फोकस कहते हैं। किसका? अवतल लेंस का। इसका दूसरा फोकस इसकी दूसरी ओर यानी कि दाईं ओर होता है और उसे F2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों फोकस की जो दूरियां होती हैं उन्हें हम फोकस दूरी कहते हैं और उसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि हम दर्पणों में किया करते थे। तो ये यहाँ पर इनकी फोकस दूरियां होंगी जिन्हें हम स्मॉल f द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली होती है जिसमें प्रकाशिक केंद्र, दोनों फोकस की दूरियां, दोनों वक्रता केंद्र उनकी दूरियां और द्वारक शामिल होते हैं। अब आपको एक बात और स्पष्ट कर दी जाए
कि ये जो वक्रता केंद्र होते हैं इन्हें 2f1 और 2f2 से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि आप तो जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो चूंकि ये दोनों बिंदु फोकस दूरी के दुगने पर स्थित होते हैं, दुगनी दूरी पर स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें फोकस का दुगना कहा जाता है। तो इसलिए हम f1 की दुगनी दूरी पर इसे 2f1 और यहाँ f2 की दुगनी दूरी पर इसे 2f2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही होता है।